के हमारे दोस्त हैं उन सबको क्रिसमस की मुबारकबाद। और आज कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का बर्थडे भी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की यौम पैदाइश है। पूरी कौम को उसके लिए मुबारकबाद। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के हम मशकूर हैं, उनके शुक्रगुज़ार हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन हम शर्मिंदा भी हैं क्योंकि कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान ऐसा नहीं हो सकता जैसा आज है। कायद-ए-आज़म ने बड़ी मेहनत के साथ हमें एक मुल्क बनाकर दिया था। हमने आज से 50 साल पहले आधा मुल्क तोड़ दिया और वो भी अपने शौक़ पूरे करने के चक्कर में तोड़ा, अपने अपने फ़ायदे और मफाद के लिए तोड़ा। उस वक्त भी ज़िद और अना जो है वो हावी थी और ये कह रहे थे उस वक्त के डिक्टेटर्स कि कुछ भी नहीं होता, सब कुछ कंट्रोल में है, कुछ भी नहीं होगा, हम इकट्ठे रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नेगेटिव खबरें फैलाई जा रही हैं, झूठ बोला जा रहा है। तब भी सहाफ़ियों को दबाया जा रहा था, तब भी आवाज़ों को बंद किया जा रहा था और उस वक्त भी अवाम की बात नहीं सुनी जा रही थी। अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं किया जा रहा था। लोग कुछ और कह रहे थे और साहब कुछ और चाह रहे थे और फिर उन्होंने वही किया जो वो चाह रहे थे। पाकिस्तान दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। पाकिस्तान को एक बदतरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान के बहुत सारे फ़ौजी और सिविलियन जो हैं वो वहाँ पे कैद में चले गए भारत की, और भारत आज भी उसको सेलिब्रेट करता है। जो हालात हमने देखे मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के वक्त, बड़ा दुख होता है। लेकिन पाकिस्तान के फ़ौजियों ने बड़ी जीदारी दिखाई थी, ये भारतीय खुद मानते हैं और उनके फ़ौजी मानते हैं कि फ़ौजी बहुत दिलेरी दिखा रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हालात इतने मुश्किल थे कि उसके अंदर जंग नामुमकिन हो चुकी थी। इसके बावजूद बहुत सारे लोग शहीद हुए और उन्होंने मुकाबला करना पसंद किया। लेकिन ये तारीख़ का हिस्सा है। बदकिस्मती से हमने आधा मुल्क गंवा दिया और बाद में हमें ये बताया गया कि वो जो आधा मुल्क गंवा दिया है ना, वो तो हमारे ऊपर बोझ था, वो तो मुल्क ही किसी काम का नहीं था, वो तो बेड़ा गर्क कर रहा था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के ऊपर एक बोझ लदा हुआ था। अब हम बड़ी रफ्तार से तरक्की करेंगे, हमारी जान छूट गई है। फिर हमें ये पहाड़ा पढ़ाया गया उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, और हमने देखा कि वो जो हमारा बोझ उतरा था वो हमसे बहुत आगे चला गया। किसी को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान में पता क्या कहा जाता था? 2 टके का आदमी। ये कहा जाता था टके की तेरी हैसियत नहीं है और बात करता है। टका का जो है वो बांग्लादेश की करेंसी का नाम है, टका। तो आज आपको पता है 1 टका कितने का है? आज 1 टका 2.25 रुपये के करीब है। यानी पाकिस्तानी 2.25 रुपये बने तो 1 टका बनता है। जिसे हम 2 टके का आदमी कहते थे, तो 2 टके आज 4.5 रुपये के करीब के हैं। ये हालत कर दिया हमने उस पाकिस्तान की जो हमारे पास था। आज बांग्लादेश के रिजर्व्स पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा हैं। उनकी एक्सपोर्ट्स इतने सालों में वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। पूरी दुनिया के अंदर उनकी एक्सेप्टेंस ज़्यादा है। वो हर शोबे में पाकिस्तान से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। किसी दौर में हमारा मुकाबला इंडिया के साथ होता था, अब बांग्लादेश का भी हम नहीं कर पा रहे। ये हालत की हमने इस पाकिस्तान की। कायद-ए-आज़म से इसलिए शर्मिंदा होना चाहिए कि कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में 75 साल के सेनेटर को एक ट्वीट करने के ऊपर नंगा किया जाता है। फिर उसकी और उसकी बीवी की निजी वीडियो उनकी बेटी को ब्लैकमेल करने के लिए भेजी जाती है। फिर उसके ऊपर टॉर्चर किया जाता है। लोगों के ऊपर लगातार तशद्दुद किया जा रहा है। कायद-ए-आज़म के बनाए हुए पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई शख्स बात करना चाहे, सवाल पूछना चाहे, तो उसको उठा लिया जाता है, चाहे वो सहाफ़ी हो, चाहे वो सिविलियन हो। फिर उसको नंगा करके उसको करंट लगाए जाते हैं, चाहे वो सियासतदान क्यों ना हो। फिर उनको मारा जाता है, उनको गिरफ्तार किया जाता है। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में कानून की धज्जियाँ उड़ाते हुए एक एक शख्स पे दर्जनों मुकदमात दर्ज किए जाते हैं। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में जो माफियाज पाकिस्तान को लूटते रहे हैं गुज़िश्ता कई दहाइयों से, उनको बार बार इक़्तिदार के अंदर लाया जाता है, उनको बार बार NRO दिया जाता है। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के किनारे तक पहुंचा दिया गया सिर्फ ज़िद और अना की वजह से। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान के साथ जो हालत की है यहाँ के माफियाज ने, यहाँ की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, ये इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। और ये जुल्म इसलिए ये लोग करते रहे कि पाकिस्तान के लोगों ने कभी इसका नोटिस ही नहीं लिया। अब पहली मर्तबा लोग नोटिस लेना शुरू कर रहे हैं।
पहली मर्तबा लोग सवाल उठा रहे हैं, पहली मर्तबा लोग जानना चाहते हैं कि ये खेल आखिर कब तक चलेगा और इस खेल का बेनिफिशियरी कौन है। तो कायदे आज़म के पाकिस्तान को कायदे आज़म के वारिस जो इस पाकिस्तान के अवाम हैं, जो इस मुल्क के मालिक हैं, वो अब खुद संभालेंगे तो ये मुल्क संभलेगा। अगर आप फिर इदारों के ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और उन्हीं माफियाज के ऊपर इस मुल्क को छोड़ेंगे तो वो आपके मुल्क को फुटबॉल बना लेंगे, जैसा कि उन्होंने पिछले 70 साल से बनाया हुआ है। हर नाकामी के बाद कहते हैं ये तो पाकिस्तान की जान छूट गई, हर बुराई के बाद कहते हैं कि इससे तो एक नई अच्छाई निकलेगी, और ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर दी हैं इस मुल्क के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की, जो दुनिया में आपको कहीं और नहीं मिलती। दहशतगर्दी दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई है। हमारे जवानों ने बेशुमार कुर्बानियां दी, हमारे शहरियों ने बेशुमार कुर्बानियां दी। 70 से 80 हज़ार लाशें हमने अपने कंधों पे उठाई हैं इस मुल्क के लोगों ने, और दोबारा से वही दहशतगर्दी वापस आ रही है, सिर्फ इसलिए कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो हुकूमत बनाई गई वो इन खतरात से नाबल्द थी। उन्हें पता ही नहीं था कि खतरात से निमटना कैसे है। बजाय इन खतरात से निमटने के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बॉर्डर की सिक्योरिटी जिनकी जिम्मेदारी है वज़ीर दिफा, वो सूबाई हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। क्या ये दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं या ये शिद्दत पसंद कहीं और से आ रहे हैं? सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो रही है और उसकी जिम्मेदारी कबूल कर रही हैं वो तंजीमें जिनको पाकिस्तान में कलअदम किया गया है। बाकायदा CNN के ऊपर, BBC के ऊपर इंटरव्यूज़ आ रहे हैं उन लोगों के, और वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आने वाले वक्त में क्या होगा। एक अजीबोगरीब खेल यहाँ पे जारी है, और उसी खेल के दौरान ये एक खबर देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान की एक और इमदाद बहाल करने का फैसला किया है, और ये अनाउंसमेंट जो है ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने की है। ज़रा पहले मैं आपको खबर बता देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ एक्चुअली ये पाकिस्तान के अंदर इतनी दिलचस्पी इनको एकदम आ क्यों गई। अफ़गान बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए अमेरिका पाकिस्तान को फंड्स देने का ख्वाहा है, ये बिलावल जरदारी ने कहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल जरदारी ने कहा कि अफ़गानिस्तान से सरहद पार हमलों को रोकने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को बॉर्डर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए फ़ंड्स फराहम करने का ख्वाहा है। क्या आपको लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान को फंड्स देगा सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान में से दहशतगर्दी ना आए, या पाकिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान में से हमले ना हो? क्या पहले कभी उन्होंने ऐसा किया है? अमेरिका की जंग में उतरकर पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया है। पाकिस्तान ने 80,000 लाशें भी उठाई है, अरबों डॉलर की अपनी इकॉनमी तबाह की है, और उसके बदले में अमेरिका ने पाकिस्तान को जो दिया वो पीनट्स थे। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमरीकी कांग्रेस के दौरे के दौरान 2 सीनियर सेनेटर्स और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बॉर्डर सिक्योरिटी में मदद के लिए उन्होंने 2023 के बजट में फंड्स फराहम किए हैं। अब साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए अमरीकी मदद की पेशकश के बारे में भी बिलावल ने जो सवाल के जवाब में कहा कि भारत के हवाले से अवामी बयानात के अलावा कभी भी इस मामले को गुफ्तगू के दौरान नहीं उठाया। उन्होंने कहा जी ऐसे नहीं उठाया। लेकिन अब आ जाए ज़रा इस मामले के ऊपर कि बिलावल क्या रहे हैं। बिलावल ये कह रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को फ़ंड देना चाहता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर पाकिस्तान उन फंड्स को इस्तेमाल करे। तो बात यह है कि ये तो मगरबी बॉर्डर हमारा बहुत महफूज हो गया था, और हमारी एजेंसीज ये रिपोर्ट कर रही थी, मीडिया को ये ब्रीफ किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि भारत वहाँ पे सबसे बड़ा लूज़र है। ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तो बहुत अच्छे हालात में दाखिल हो गया है और अमेरिका अब यहाँ से चला गया है तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि इस पोर्शन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया, बिलावल तो कभी गया ही नहीं अफ़गानिस्तान, और इनकी तवज्जो भी नहीं थी अफ़गानिस्तान की तरफ, रशिया की तरफ और चाइना की तरफ। ये भाग भाग के अमेरिका और मगरब में जाते थे। जाना चाहिए, उनसे ताल्लुकात रखने चाहिए, उनसे दोस्ती करनी चाहिए। अमेरिका एक बड़ा शानदार मुल्क है, जो मगरबी ममालिक हैं या यूरोपियन ममालिक हैं उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पाकिस्तान को रखने चाहिए, लेकिन गुलामी नहीं। अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, उनके साथ दोस्ती रखनी चाहिए, उनके साथ तिजारत करनी चाहिए, और ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है। लेकिन किया क्या इन्होंने अफ़गानिस्तान को और इस खित्ते को नज़रअंदाज किया, और उसके बाद भारत ने उसको नज़रअंदाज नहीं किया। अब पाकिस्तान अपनी गफलत का खुमियाजा ऐसा लगता है कि भुगत रहा है, और अमेरिका क्या फंडिंग देगा तो मुफ्त में देगा? अमेरिका तो कभी कुछ मुफ्त में नहीं देगा। अमेरिका हर चीज़ के बदले में अपना फ़ायदा चाहेगा, और अमेरिका के यहाँ पे जो मफादात हैं, क्या पाकिस्तान अमेरिका की जंग को एक मरतबा फिर लड़ने जा रहा है? मैं इस सवाल के ऊपर यहाँ पे ये चीज़ें छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास बताने के लिए और बहुत कुछ है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ
इस पे हम दोबारा बात करेंगे। आज के दिन की मुनासबत से इमरान खान साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि कानून की हुक्मरानी के ज़रिए अदल इंसाफ जो तमाम शहरियों को कानून की निगाह में बराबर बनाता है, उन कलीदी असबाब में से एक है जिसकी वजह से हम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के तसव्वुर पाकिस्तान की हकीकत पाने में नाकाम रहे। उनका कानून की हुक्मरानी नहीं रही, अदल इंसाफ ही नहीं हो सका, इसलिए कायद-ए-आज़म ने जिस तरह का पाकिस्तान चाहा था वो हम नहीं पा सके। ये हकीकी आज़ादी, सच्ची खुद मुख्तारी और शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की राह हमवार करता है। यानी आप अदल इंसाफ करेंगे जब, और जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा तो फिर ही लोग आगे बढ़ेंगे, जिसके नतीजे में उन्हें रियासती और हुकूमती अशराफिया के तसल्लुत से तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। बदकिस्मती से चूँकि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को कदम जमाने की इजाज़त ही नहीं दी गई, चुनाचा मुल्क पर अशराफिया की कड़ी गिरफ्त ने ताकतवर माफियाज और इदारों को कानून से यूं बालातर बनाया कि गोया ये उनका इस्तेकाक था। यानी ताकतवर जो है वो इतना ताकतवर है इस मुल्क के अंदर, और वो दंदनाता फिरता है और वो जो मर्जी करता है, और फिर इस रोब के साथ करता है कि ये तो मेरा हक है। ये नहीं, अगर मैं लाइन में नहीं खड़ा मेरा हक है, अगर मुझे जो है वो बाकियों से ज़्यादा कानून में छूट है तो मेरा हक है, मैं अगर मनी लॉन्ड्रिंग करता हूँ और मुझे नहीं पकड़ा जाता तो ये मेरा हक है, मेरा अगर कंपटीशन नहीं है बाकी कंपनीज़ के साथ और मुझे सहूलतें ज़्यादा मुयस्सर हैं, मेरे काम फ़ौरन हो जाते हैं हर दफ्तर के अंदर, तो ये मेरा हक है। तो रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से, मसावात ना होने की वजह से, कानून और इंसाफ सबके लिए बराबर ना होने की वजह से माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। चंद लोगों को तो आगे बढ़ा सकता है, माफियाज आगे बढ़ सकते हैं, माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। अब आ रहे हैं एक और इशू की तरफ जाते जाते, और कुछ चीज़ें मैं आपको अगले व्लॉग में बताऊंगा। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली बनाई है, दो चीज़ें उन्होंने कही थी। एक तो वो कह रहे थे कि कौमी असम्बली में भी जाएंगे, और 28 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इकट्ठे होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली। इमरान खान अरकान असम्बली से वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे। PTI अरकान असम्बली शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में पार्लियामेंट में जाएंगे और अरकान असम्बली स्पीकर के सामने पेश होकर अपने इस्तीफ़ों की तस्दीक करेंगे। ये 28 दिसंबर को किया जाएगा। अब मामला ये है कि इज्तिमाई तौर पे वो इस्तीफ़ों की तस्दीक करना चाहते हैं। स्पीकर को वैसे कोई हक नहीं पहुंचता कि उनके इस्तीफ़ों को मुस्तरद करें। जब एक रुकन असम्बली खुद अपनी सीट पर खड़ा होकर ये कह रहा है कि मैं इस्तीफ़ा देकर जा रहा हूँ, मैं इस असम्बली का हिस्सा नहीं रहना चाहता, तो उसको कैसे रोका जा सकता है? उसको नहीं रोका जा सकता और उसको मना नहीं किया जा सकता। लेकिन इसके ऊपर जो है वो, अब आप अंदाज़ा करें कि इदारे कैसे मुलाजमीन के तौर पे काम कर रहे हैं PDM की जमातों के। अरकान के इस्तीफ़ों की एक साथ तस्दीक नहीं की जा सकती। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अपने तौर पे इसके ऊपर एक खबर जारी कर दी है, यानी उनके तर्जुमान ने बाकायदा इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज़ यानी एक खबर जारी कर दी है। उन्होंने कहा PTI अरकान के इस्तीफ़े की तस्दीक से मुताल्लिक कौमी असम्बली ने वाज़ेह पॉलिसी का ऐलान किया है, जिसमें तर्जुमान ने कहा है कि PTI के हर कौमी असम्बली के मेंबर को ज़ाती हैसियत में अपने इस्तीफ़े की तस्दीक करना होगी। तर्जुमान के मुताबिक PTI की जानिब से मुश्तरका तौर पर पेश होकर अपनी मुताल्लिका नशिस्तों से इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए एक बार फिर बाज़गश्त सुनी जा रही है, जिस पर कौमी असम्बली ने ख़त का हवाला देते हुए तवज्जो मबजूल करवाई है। अब देखें, PTI कह रही है हम इस्तीफ़े देने जा रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट भी जाके बताएंगे कि हमने इस्तीफ़े दिए हुए हैं, उनके मंजूर किए जाएँ इस्तीफ़े। ना हम तनख्वाहें ले रहे हैं, ना हम कोई मुराआत ले रहे हैं, ना हम कोई सहूलियात ले रहे हैं। तो उनकी खबर के ऊपर या उनकी बाज़गश्त के ऊपर एक महकमा जो है वो खुद ही एक्टिव होता है कौमी असम्बली का, और ख़ुद उनका तर्जुमान एक ख़बर जारी करता है जिसमें बताता है कि PTI वाले कह रहे हैं कि हम इस्तीफ़े देने आ रहे हैं, तो हम तरीका उनको बता देते हैं। यानी इतना पॉलिटिसाइज्ड पाकिस्तान का सिस्टम पहले कभी नहीं हुआ था कि एक पॉलिटिकल पार्टी को दीवार के साथ लगाने के लिए पाकिस्तान की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान के तमाम माफियाज इकट्ठे हैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को नीचा दिखाने के लिए। तर्जुमान ने कहा कि 22 दिसंबर को पार्लिमानी लीडर शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भेजे गए ख़त का जवाब अरसाल किया गया था, जिसमें PTI के अरकान की मुमकिना वापसी का खैर मकदम किया, वहीं ख़त के मंदरजात भी याद दिलाए। यानी अब ये देखें, वो कह रहे हैं जी वापस आ जाएं आप यहाँ पे, तो ये वापस जाके तो अपनी सियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए तबाह करने वाली बात है,
कि रजीम चेंज ऑपरेशन, उन्होंने कहा कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। अब रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो हुकूमत बनी है उसके साथ जाकर कौमी असम्बली में बैठ जाएं। बैठने का एक ही रास्ता इमरान खान साहब ने बताया था कि आप अगर हमारे साथ बैठना चाहते हैं तो इंतखाबात की तारीख दीजिए, हम आते हैं, बैठ के फैसला कर लेते हैं। तो नाज़रीन, कुछ और ख़बरें हैं और कुछ आसिफ अली जरदारी साहब से मुताल्लिक मेरे पास खबर है। इमरान खान साहब ने एक बड़ा दावा किया है और उनका दावा है कि इंतखाबात अप्रैल में हो जाएंगे। उन्हें ऐसा क्यों लगता है, मैं आपको बताता हूँ अगले वीलॉग में। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।